नमस्कार, देश न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मारूफ रज़ा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शख्सियत है। जी हाँ, वो बिल्कुल खिली हुई हैं कमल की तरह, जीती भी हुई हैं और उनका नाम कमलजीत है। जी मैं बात कर रहा हूँ कमलजीत सहरावत की, जो कि सांसद है बीजेपी से, दिल्ली से। और क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हवा में ज़रा जहर है, दम घुट रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा खुद कमलजीत जी से कि आखिर उनको कैसा महसूस हो रहा है। पहले तो आपका स्वागत देश न्यूज़ में। सवाल भाई, क्योंकि दिल्ली में आप बैठी हैं, देश की राजधानी दिल्ली है, यूँ कहूँ कि देश का जो दिल है वो दिल्ली है, लेकिन दिल की जो धड़कन है वो बढ़ी हुई है, उस पर कैसे अंकुश लगेगा? दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते और दिल्ली वासी होने के नाते हम दिल्ली में पैदा हुए हैं जी। दिल्ली पर हमेशा एक गर्व रहता है जी। लेकिन अब जब कई बार बाहर वालों से सुनते हैं, कई फ्रेंड सर्कल भी, कि अब दिल्ली में इन दिनों में नहीं आएंगे। मैरिज थी, मैंने इनवाइट किया तो उन्होंने कहा नहीं पॉल्यूशन बहुत होता है। तो कहीं मन में ठेस लगी, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन हार्ड फैक्ट है, पॉल्यूशन है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा जी। तो दिल्ली की सबसे बड़ी त्रासदी है कि दिल्ली ने बहुत छुट्टियां देखी हैं, दशहरे की, दिवाली की, होली की, लेकिन कुछ सालों से वो प्रदूषण की छुट्टियां देखने लगा है। लेकिन इस प्रदूषण की छुट्टियों से छुटकारा कैसे मिलेगा दिल्ली वासियों को? क्योंकि समस्या का समाधान कई तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं, छुट्टियां हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन जहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो समाधान कैसे होगा? क्या लगता है कि जो उपाय किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं? सबसे पहले तो हर बार दिवाली को दोषी बना दिया जाता था प्रदूषण के लिए। जी। तो इस बार भगवान राम ने कहा भाई मैं तो दोषी नहीं हूँ, मैं तो अपने घर आया था, तो अगर कोई खुशी में जलाता, तो इसलिए दिवाली तक कोई पटाखा छुटा नहीं था, दिवाली पर भी नहीं छुटा। लेकिन दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन का लेवल बहुत हो गया था, 300 AQI पहले ही क्रॉस कर गया था। तो इसका मतलब दिवाली के पटाखे तो इस बार जिम्मेवार थे नहीं, लेकिन पॉल्यूशन उतना ही, आज 400 AQI पे हम बैठे हुए हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विद द स्पेन ऑफ पीरियड होती है। ठीक है। आप आज अचानक कोई मुसीबत आई, आज आप कितना भी उपाय कर लीजिए, वो कम नहीं हो सकती है। तो दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का हल क्या, ये 1 साल की प्लानिंग है। ठीक है। वो हमें पता होता है कौन से मंथ में आएगा। उस टाइम से पहले सभी रोड्स बन जाने चाहिए। उन रोड्स की इतनी मरम्मत हो जानी चाहिए कि गाड़ी वहां पर स्मूथ चलती रहे। ठीक है। उससे पहले जो भी हमारे गाड़ियां चलती हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आज आप और मैं गाड़ी में चल रहे हैं क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए जी। अगर यूरोपियन कंट्रीज की तरह, यूके की तरह हमारी कंट्री में भी मेट्रो का जाल बिछ जाए तो हम और आप इस जाम की समस्या और पॉल्यूशन से बचने के लिए मेट्रो में चलने लगेंगे। ठीक है। लेकिन आज मेट्रो में एक जगह पे पहुंचाती है, दूसरे पे नहीं पहुंचाती, इसलिए गाड़ी ले। तो ई व्हीकल्स होने चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रोडों का विद इन और बिफोर टाइम होना चाहिए, और ड्यूरिंग दिस टाइम वाटर स्प्रिंकलर, स्मोक टावर, वट जो रिसर्च में हमारी चीज़ें आती हैं वो होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ेगा फिर आप भागेंगे, करेंगे, तो रिजल्ट दिलबटा सन्नाटा है। यानी आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि वक्त रहते जो उपाय नहीं किए गए, एकदम 11th आवर्स में किए गए, इसलिए ये परिणाम है जिसको दिल्ली वासी भुगत रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि जो लोग हैं, जो जनता है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, लोग बाज नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं उसके लिए, इस बढ़ते प्रदूषण के लिए, इस दम घोटू हवा के लिए हम और आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इस बात के ऊपर फटकार लगाई है, लेकिन हम और आप कहीं ना कहीं मजबूर हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आपको अपनी गाड़ी में जाना पड़ता है, मुझे अपनी गाड़ी में जाना पड़ता है, तो ये एक मजबूरी है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम ट्रैफिक में खड़े हैं तो हम गाड़ी बंद करते हैं तो गर्मी लगती है, गाड़ी चलाते तो पॉल्यूशन होता है। तो हम और आप जब जिम्मेवार हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा हो और हम उसको यूज़ ना करें। आज पब्लिक कम रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक की ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आज की डेट में कहीं पर भी कोयला जलाना या इस तरह से मिट्टी के तेल वगैरह को जलाना, लकड़ी जलाना
ऑलमोस्ट सब लोगों को समझ में आ गया, जनता नहीं करती इस काम को। ठीक है। शुरू में उनको समझाने में टाइम लगा। तो आज सरकार की लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं अगर लोगों को इसमें अवेयरनेस करना है तो वो भी सरकार का काम है। कमलजीत जी, आप कमल से भी हैं, जीती भी हुई हैं, आपकी पार्टी बल्कि उनका 7-0 है। आप यूँ कहो कि सातों के सातों पत्ते जो दिल्ली के वो आपके हाथ में है। तो आप क्योंकि सांसद हैं और जाहिर सी बात है कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार केंद्र में भी है, तो क्या लगता है कि इस विषय को लेकर के आप लोग भी उस चिंता में शामिल हैं और उन उपायों को लेकर के आगे आते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली में अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन जो हवा है वो सबके फेफड़ों को ख़राब कर रही है, वो विधायक हो, वो काउंसलर हो और या एमपीज हो। कि दिल्ली में 3 लेवल की सरकार है, जैसा कि भारत में ऑलमोस्ट सब जगह पर है जी एक हम एमपी लेवल पे है, एक हम एमएलए लेवल पर है, और एक हम नगर निगम लेवल पे है। जी नगर निगम और दिल्ली सरकार वो एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन है। जो जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम कर सकती है वो 2 सरकार कर सकती है। जो थर्ड हाई पावर कमेटी जिसको आप कह सकते हो, पीएम साहब के लेवल की जो सरकार है, वो स्टेट्स को हेल्प कर सकती है। ठीक है। एग्जीक्यूशन जो होगा वो स्टेट और कॉरपोरेशन के लेवल पे होगा। जी तो हम उस नाते से स्टेट की गवर्नमेंट की मदद भी करना चाहें कि भाई आपको क्या करना है, कोई मीटिंग करें। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बात करती हूँ पानी की। जी अभी पानी दिल्ली में नहीं आता, एक प्रॉब्लम। बारिश हो गई तो दिल्ली में 13 से ज़्यादा लोग मृत्यु हो गई। क्यों हुई? इलेक्ट्रीफाइड करंट लगने से, पानी के अंदर करंट था तो ये हो गई। फिर दूसरा, राजेंद्र नगर के अंदर नाले टूट गए और बेसमेंट में पानी भरा। 3 एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज पास करते, देश का भविष्य बनते, समा गए उसके अंदर। तो ये ऐसी सरकार है दिल्ली सरकार जो कि रूटीन के काम पर भी ध्यान नहीं दे रही है। पॉल्यूशन तो बहुत बड़ी लेवल की बात है। जी डिशल्टिंग करना ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रूटीन का काम है, लेकिन नहीं कर रही है। और इनकी टॉकिंग टर्म्स भी किसी से नहीं है, हर आदमी से झगड़ा है इनका, अपने अधिकारियों से। तो आम आदमी पार्टी है। हाँ, आम आदमी पार्टी है जो आजकल खास हो गई है। 42 करोड़ के बंगले में रेनोवेशन करके रहते हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी में चलते हैं, और अगर बात की जाए तो 2% का कमीशन एक्साइज पॉलिसी में 12% करके किकबैक करते हैं। जी तो आम आदमी के नाम पर कुछ खास आदमी, आम आदमी का फायदा उठाने वाले आज दिल्ली में बैठे हैं, इसीलिए आम आदमी की हालत हो गई। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए खास तवज्जो खास लोगों से नहीं दी जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है एलजी के थ्रू, कभी केंद्र के थ्रू, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है? दिल्ली में एलजी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशनल पावर है, ये सत्य है जी। लेकिन एलजी के काम क्या और दिल्ली सरकार के क्या, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार डिफाइन करने पड़े आम आदमी आने के बाद। जी दिल्ली कभी से चली आ रही है। शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही जी। 93 से दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होने शुरू हुए, उससे पहले बीजेपी रही। कभी अधिकारों को डिफाइन नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबको अंडरस्टूड है किसका क्या काम। लेकिन अगर आप किसी सरकार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस देखेंगे तो 1951 में पहला इलेक्शन हुआ था, 1951 से लेकर 2015 तक दिल्ली की किसी सरकार के कोर्ट में केस नहीं है। आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति के खिलाफ है, वो एलजी के खिलाफ है, वो सेंटर के खिलाफ है, वो हर उस व्यक्ति के खिलाफ है। और आप एक एक मामले में वो कितनी बार कोर्ट जाते हैं। ठीक है। क्यों जाना पड़ता उनको? क्योंकि पावर को नहीं समझते हैं। सरकारें कोऑर्डिनेशन के लिए होती हैं। वो कहते हैं कि सरकारें हमारी सुनती नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के दरवाजे हमारे खुले हैं, तो लिहाजा न्याय की गुहार लेकर के हमें वही दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। 2015 से पहले क्या था? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेंटर और दिल्ली में एक जैसी सरकार रही हो। ठीक है। जब हम 93 टू 98 थे तब ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, और 98 से जब से आए हम कॉर्पोरेशन में थे। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक समझ की फर्क है। आप हर चीज में मैनिपुलेशन, हर चीज में झूठ, आप हर व्यक्ति से लड़ेंगे। घर का एक व्यक्ति अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है, वाइफ से भी लड़े, बच्चों से भी लड़े और पड़ोसियों से भी लड़े। वो तो करेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, इसलिए लड़ते हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में जब तक लड़ाई ना हो तब तक जीत कैसे होती है, और तब तक लोकतंत्र दिखाई भी नहीं देता। बात आपने की नगर निगम की। नगर निगम के अभी चुनाव हुए मेयर के, आप
सत्ता में है यहाँ पर, साथ के साथ केंद्र में भी है और मजबूती से आप दिल्ली में भी है, लेकिन मेयर फिर भी यहाँ पर नहीं बन पाया, कहाँ चूक गए? देखिए, जिस दिन 2022 दिसंबर में नगर निगम का रिजल्ट आया था जी, उसी दिन मेयर किसका बनेगा, आम आदमी पार्टी का बनेगा, ये डिफाइन था। ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी किसकी बनेगी, भाजपा की बनेगी, उसी दिन डिफाइन था। रीजन, मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट वोटिंग होता है और स्टैंडिंग कमेटी का प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है। ठीक है। मेयर शैली ओबराय उनकी बनी, आज भी उनका बन गया, जी। बनना ही था, कोई बड़ी बात नहीं। स्टैंडिंग क्योंकि हमारा बीजेपी का बनना है तो तब से लेकर आज तक बना ही नहीं। मैं स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए चुनी गई और मैं आज पार्षद से लोकसभा में पहुंच गई, लेकिन नगर निगम को स्टैंडिंग कमेटी आज तक नहीं मिली। एक ये बड़ी विडंबना है, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में एमपी सारे आपके हैं, लेकिन विधानसभा में क्या हो जाता है, आम आदमी लगातार आ रही है और बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद उस सतह पर, उस जगह पर नहीं आ पा रही जहां पर अपना कमल खिला करके कहे कि ना अब हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है और अब दिल्ली का पूरा विकास होगा। क्या लगता है, क्या आत्मविश्वास की कमी है या जनता को उस तरीके का मैसेज नहीं जा पा रहा, क्या समझे इसको? नगर निगम और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, आपने कहा केंद्र में आपकी सरकार, हम सातों एमपी भी केंद्र के हैं। जी। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। 2015 में एक व्यक्ति अचानक ये कहते कहते हैं मैं कभी राजनीति नहीं करूँगा, और वो राजनीति में आया। उन्होंने सारी वो बात कही जो कि जनता को लगा कि बहुत सही कह रहे हैं। जी। उन्होंने कहा मैं कोई कोठी बंगला कार नहीं लूँगा। उन्होंने स्टेटमेंट दी, शीला दीक्षित जी के घर में 7 एसी लगे हैं, इनका बिल कौन भरता है जी, आपके और मेरे टैक्स पैसे से भरा जाता है। ठीक है। ये सिक्योरिटी लेके घूमते हैं जी, कैसे लेके घूमते हैं, ये दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये सारे काम करूँगा। आज 10 साल हुए, जनता ने उनको 2 बार चुना। मैं कह रही हूँ जनता ने सही निर्णय लिया। कारण क्या है, एकदम से इतने बड़े वादे जनता को भी लगा ना कांग्रेस कर पा रही ना बीजेपी कर पा रही, तो कोई जादू करेंगे। और 10 साल का टाइम देना चाहिए किसी भी सरकार को प्रूव करने के लिए, कम से कम 10 साल का समय चाहिए होता है। ठीक है। इस 10 साल में एक्साइज पॉलिसी का घोटाला, शीश महल का घोटाला, आज प्रदूषण आपने खुद ही जिक्र किया, जाम बैठते ही आपने कहा कि आपको 2.5 घंटे लग गए, टाइम पर नहीं पहुंच पाए। दिल्ली में पानी के हालात आपके सामने पता है, मीटर के सरचार्ज आ रहे हैं, ये आपको पता है। अब नगर निगम की बात आती है। जी। नगर निगम में 15 साल से बीजेपी थी। इन्होंने कहा मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, इन्होंने कहा मैं प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दूंगा, और इन्होंने कहा सारे कर्मचारियों को एक साइन ही तो होता है जी, आते ही पक्का कर दूंगा, साइन ही तो करना है। पता नहीं बीजेपी ने 15 साल में क्यों नहीं किए। अब आज 2 साल हो गए, आप तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं दे पाए। 23 कमेटी होती हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, हॉर्टिकल्चर, डैम्स, ग्रांट, इस तरह की अनेक, 23 कमेटी नहीं बनी आज तक। लेकिन वो कहते हैं हमने बड़े स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए, अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, दिल्ली को जो है पूरी तरीके से इस तरीके से आइडियल स्टेट बना दिया कि विदेशों से आकर के लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ से सीख कर और लेके जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, सबसे बुरे दिन देखे दिल्ली वालों ने और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने, जब कोविड के दिन आए थे। जी। मोहल्ला क्लिनिक दरवाजा बंद, कोई नहीं। मोहल्ला क्लिनिक, खांसी जुकाम बुखार, ये दवाई आपको मिलेंगी। ठीक है। वो भी रिपीटेडली मिलेंगी। कोई भी बीमारी के लिए चले जाइए, दवाइयाँ वही मिलेंगी। हॉस्पिटल, आज हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो आपके सामने है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मेरे सामने, शीला दीक्षित जी ने उसकी बाउंड्री रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था जी। आज वो बनकर तैयार हुआ, लेकिन ईसीजी की मशीन नहीं है। बिल्डिंग है कम से कम 400 करोड़ की, ना ईसीजी मशीन है, ना रात के डॉक्टर है, इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये इनके हेल्थ क्लिनिक की सच्चाई है जी। एजुकेशन की बात करें, 9th में 1 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं और 11th में 50,000 बच्चे, 100% रिजल्ट आ रहा है हमारा। 9th में उन बच्चों को निकाल देते हैं जो कि 9th में फेल हुए, उनको 10th में प्रोसीड नहीं करते, उनको एसओएल का फॉर्म भरवा दिया जाता है। फिर 12th 11th में 54,000 बच्चे हुए, उसको कोई रोक नहीं पाए, वो इन्फॉर्मेशन बाहर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हैं जी। बहुत प्रचार होता है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, उसके वाइस चांसलर भी अपॉइंट हो जाती हैं हमारी बहुत फेमस खिलाड़ी। आप अभी मेरे साथ चलिए, वहाँ तो खेती हो रही है, जहाँ पर कि इन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है जी।
जितने स्कूल थे राजकीय प्रतिभा, सबका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे नाम रख दिए, हमने स्कूल खोले हैं। ठीक है। कितने स्कूल? 1080 डे 1 से आज तक। रिकॉर्ड बोलता है ना, स्कूलों के नाम बदलने से तो स्कूल नहीं बन जाते हैं। ठीक है। मार्केटिंग की सरकार है, ऐसी चल रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, सवाल भी बहुत सारे हैं। कमलजीत जी मेरे साथ मौजूद हैं, जीत के बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं। अभी महाराष्ट्र में भी जीत होगी कि नहीं, झारखंड में होगी कि नहीं, कमलजीत जी से उन जीतों पर भी सवाल करूंगा। आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए देश न्यूज़। वापस लौटता हूं और फिर कुछ सवाल आपके साथ रखूंगा। देश न्यूज़ चैनल को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें आपका चैनल एक अच्छी भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ और बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को दे रहा हूँ। बहुत बधाई। चैनल को बहुत बहुत बधाई और हमें उम्मीद है कि सच्ची और अच्छी खबरें हमेशा ये आपका चैनल दिखाता रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम चौसर और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। कमलजीत, सवाल वही, सियासी पार्टियां लगातार अपने दावे ठोक रही हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीत हमारी है, हमारी, हारना कोई नहीं चाहता, जीतना सब चाहते हैं। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में ख़ास तौर से किस तरीके की उम्मीदें हैं कि वहाँ कमल खिलेगा? क्योंकि 3 धड़ों में है वहाँ पर दोनों ग्रुप, ऐसे में कमल का खिलना कितना आसान और कितना मुश्किल? महाराष्ट्र और झारखंड की बात करने से पहले हम पिछले रिजल्ट पे एक बार ध्यान देते हैं। जी। हरियाणा का चुनाव, जी जी 10 साल से सरकार थी। बिल्कुल मीडिया ने इस बात को बिल्कुल लोगों के दिमाग में बिठा दिया था कि बीजेपी 25 सीट से ऊपर आ नहीं सकती। वो अच्छा, भी मीडिया को दोष, मीडिया का कुछ लेना नहीं। मीडिया अगर एग्जिट पोल आपके फेवर में देता है तो मिठाइयाँ बंटती हैं, अगेंस्ट देता है तो कहते हैं मीडिया ने कुछ कर दिया। जी। कोई नहीं, मीडिया कुछ नहीं कर सकती। हाँ। लेकिन मीडिया के दिमाग में भी बैठा, उन्होंने भी बिठाया, ठीक है, कि भाई बीजेपी नहीं आ रही, क्योंकि 10 साल हो गए थे। बीजेपी आई और पिछली बार के बहुमत से ज्यादा आई। ठीक है। उड़ीसा सोचा था किसी ने? नहीं, सही कह। सभी सांसद, सभी विधायक एक तरफा। मध्य प्रदेश हमें लग रहा था, राजस्थान हमें लग रहा था, क्या छत्तीसगढ़ लग रहा था, एक तरफा। जी जी। अनएक्सपेक्टेड। निगम, दिल्ली नगर निगम 2022। जी। केजरीवाल जी क्या कहते थे? जेब में से पर्ची निकाल के, देख लो जी, 15-20 से ऊपर नहीं आएंगे जी, गारंटी दे रहा हूं जी। कितनी आई? 104। जी। और अगर ये हवा हमारी खराब ना की होती, बुरा मत मानिएगा, सबने मिलकर कि बीजेपी 20-25 पे आ रही है, तो वो 132 आए थे, हम 104 आए थे। ये था कि 20-25 आ रही, तब हम 104 आए थे। जनता लॉन्ग रन में देखती है काम कैसे होगा। जी। आज दिल्ली की बात करें, मैं आपको अभी कह रही हूँ, दिल्ली में बीजेपी सरकार डंके की चोट पर बनाएगी। क्यों बनाएगी? आप ही की 2 प्रॉब्लम आती है आपने कहा, पॉल्यूशन, ट्रैफिक। कौन करेगा इन मामलों को? आज दिल्ली के हालात, नगर निगम जब हमारे पास थी, लोगों को लगता था निगम पार्षद काम नहीं करते होंगे, पर मैं दिल्ली की मेयर रही हूँ। आप मुझसे पूछिए मैंने क्या काम किए, और आज इनकी मेयर से पूछिए इन्होंने क्या काम किए। वो कहते जो 3 ढेर हटा देंगे, उन 3 ढेर को हटाने के लिए हमारा विजन क्या था और ये क्या काम कर रहे हैं। ढेर वो तो वहीं के वहीं है, हर गली के अंदर ढेर बन गया। आज नाला टूटकर राजेंद्र नगर जैसे एरिया में, दिल्ली को आप 2 पार्ट में बांट लीजिए, एक अनऑथराइज कॉलोनी और डेवलप्ड एरिया। डेवलप्ड में आप अंदर वाली दिल्ली को लीजिए, आप नजफगढ़ को भूल जाइए, आप आउटर दिल्ली को भूल जाइए, आप मनोज तिवारी जी का एरिया भूल जाइए, लेकिन आप आइए चांदनी चौक पे, आप आइए क्रोल बाग, नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, राजौरी गार्डन, ये एरिया आप मेरे साथ चलिए ना। कूड़े के ढेर और उसके अंदर जो सीवर का पानी, मतलब मैं आपको यहाँ बैठ के वीडियो दिखा सकती हूँ कि लोग कह रहे हैं भाई हमें क्या बना दिया। सीवर साफ करने में कौन सा रॉकेट साइंस है? ठीक है। किसने रोका है? किस एलजी ने रोका है? किस गवर्नमेंट ने रोका है? उसका भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन काम कब होता है? लगातार ऑफिसर्स के साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना होता है। सब चोर मैं शाह, और है उल्टा, खुद चोर और बाकी जो लोग हैं उनको एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है। ऐसे में काम नहीं होता, यही होता है।
देखिए, विरोध पर विरोध तो होता रहेगा और सवाल पर सवाल भी होते रहेंगे, क्योंकि सियासत तभी चलेगी, बगैर सवाल के जवाब नहीं आएंगे, और जब आएगा तो कुछ नए सवालों के साथ भी आएंगे। मेरा सवाल वही रह गया कि देश की राजधानी से हम पहुंच रहे हैं आर्थिक राजधानी जो कि है महाराष्ट्र। वहाँ पे कमल कैसे खिलेगा, कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, महाराष्ट्र में हम 148 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। और लगातार प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री मिलकर देश के लिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और बॉम्बे हमारे इकोनॉमिकल कैपिटल है। जी। अगर बाहर देशों में पूछे तो उन्हें दिल्ली कई बार नहीं भी पता होती, दे फील कि भाई मुंबई है। तो आज हमारी कंट्री जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। मुंबई बहुत प्रोफेशनल लोगों की है, महाराष्ट्र बहुत बहुत पर्टिकुलर हैं वो लोग। 148 सीटों पर हम लार्जेस्ट पार्टी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। कांग्रेस का विजन दिख नहीं रहा है। देखिए, हमारा एनडीए आज से नहीं बना है। जिस दिन हम सेंटर के अंदर 303 आए थे और 282 थे, उस दिन भी हमने एनडीए के गठबंधन को निभाया था। हम पूरी सीटें जीतने के बाद भी हमने उनको सीटें दी थी। जी। तो हम अपने लाइक माइंडेड जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे समझौता करते हैं। उसी प्रोग्राम में डेंट लगा हुआ है, उसी प्रोग्राम के डेंटिंग में बात कर रहा हूँ कि अजीत पवार जो कि आपके उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अहम हिस्सा है, वो कहते हैं साहब हम यहाँ तो आपके साथ हैं, लेकिन ये कटों के बटों के नारे के साथ हम नहीं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र इस विचारधारा को नहीं कबूल करता है। देखिए, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम अपनी पार्टी का अपना एक मेमोरेंडम है। जी। ठीक है, कोई भी किसी से सहमत हो जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जो हमारी पार्टी को महसूस होता है हम उस नारे को दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी फीलिंग है, वो अपने को दे सकते हैं। जी। तो जब हम चुनाव में जाते हैं तो वो अपने स्लोगन चुनने को फ्री हैं, हम अपने चुनने को फ्री हैं। जब हम चुनकर आएंगे तो आपको पता है 148 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इतना सीटों पे लड़ रही है, तो लोगों ने जब हमें वोट दिया होगा, हमारे नंबर होंगे, तो हमारी साथी अलायंस जो है उनके साथ फिर समझौते होते हैं। समझौता नहीं होता, वो एक बातचीत होती है, हमें ये डेवलपमेंट के काम करने हैं। जाहिर सी बात है, ये पूरी सियासत जो है कमल जी वो है पूरा नंबर गेम ही। जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे वो सत्ता की कुर्सी पर होगा और वही शासन भी करेगा। लेकिन बात ये आती है कि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो कुछ पार्टी के लोग किनारा कर देते हैं, आप ही के उस गुट के लोग, आप ही के उस विचारधारा को मानने वाले लोग वहाँ पहुँचते नहीं हैं। क्या समझा जाए, क्योंकि अभी जो चल रहा है कि आप अपने अपने राग को गाइए, लेकिन उसके बाद सारे के सारे एक साथ मंच साझा करेंगे। इंडी गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? हम भी कह रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा कि 3 धड़े उधर भी हैं। देखिए, हम चुनाव एक अलग इक्वेशन है। चुनाव हमें अपनी आइडियोलॉजी से लड़ना है, हम अपनी बात पर लड़ेंगे, वो अपनी पे लड़ेंगे। सरकार बनाना ही होता है, सरकार के बिना तो काम नहीं चलता है। इंडी गठबंधन ने आज देखिए ना, कांग्रेस में न्याय यात्रा निकल रही है, जिनके साथ 4 महीने पहले मिलकर चुनाव लड़ा था। तो हमारी वो पोजीशन नहीं होती है, हमारी एक आइडियोलॉजी है। बीजेपी अगर आप पूछे तो सबसे बड़ी पार्टी एक कांग्रेस थी, एक छोटी बीजेपी थी। आज बीजेपी वहां आ गई, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी आज तो। कारण क्या हुआ? सिर्फ विचार का हुआ। हमने अपनी थॉट्स को नहीं छोड़ा और सिचुएशन आती गई, कांग्रेस पीछे पीछे होती गई, आज 100 से नीचे आ गई। तो हम अपनी विचारधारा पे लड़ रहे हैं। जब चुनाव जीत कर आएंगे हम रखेंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं, जो हमारे साथी सहयोगी होंगे, क्योंकि इक्वेशन हमेशा अलग अलग होती है, ठीक है ना, और सरकार बनानी होती है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वो जो भी हमारी विचारधारा से मिलते होंगे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। साहब कोई से आप बात कर रहे हैं, बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हमारे दर्शक भी है देश की आवाज़ से जानना चाहते हैं कि वाकई हमारे नेता कितनी अंतरात्मा की आवाज़ से बात करते हैं। वाकई आप उसी लहजे में, उसी अंदाज में बात कर रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए बीजेपी आ जाएगी तो संविधान बचेगा नहीं। वो हर जगह संविधान की जो कॉपी जो है वो बांटते फिर रहे हैं और इसीलिए संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और हर जगह बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। क्या लगता है वाकई क्या देश का संविधान खतरे में है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जब मृत्यु हुई तो कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में जगह भी नहीं दी जी, महाराष्ट्र में भी नहीं दी। आज जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद अम्बेडकर जी का दिल्ली का छियालीपुर, लंदन का घर और महाराष्ट्र में जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था जी, उन जगहों को बीजेपी ने आज वो स्थान बनाया कि लोग जाके अपने बाबा साहेब को वहाँ पे महसूस कर पाए। वो कांग्रेस बात करती है। वो कांग्रेस जिसने इमरजेंसी में मजाक बना दिया देश के संविधान का,
वो बात करती है। और संविधान की बात करने के लिए, इस संविधान के लिए जितनी चिंता बीजेपी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की है, इतनी कभी किसी की नहीं रही। राहुल गांधी जी एक हाउस से, पार्लियामेंट और राज्यसभा से बिल को फाड़ देते हैं बिना किसी अधिकार के, मनमोहन सिंह जी के आगे। तो क्या वो संविधान की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली और संविधान को अपना सब कुछ मानकर काम करने वाली पार्टी है। ठीक है। तो उनके कहने से ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए 99 पे रह गए, 100 पे नहीं पहुंचे। अगर लोगों को लगता तो वो अलग बात हो। आंकड़ा 99 का ही है, 100 पार कर जाएंगे तो आप शहंशाह हो जाएंगे। बात कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में भी बड़ा झमेला है। हेमंत सोरेन लगातार जो है वो ताल ठोके हुए हैं। एक सिंपैथी वोट भी उनके साथ है कि उनको जेल में डाला गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। क्या लगता है कि ये सिंपैथी वोट उनको दोबारा से सत्ता तक पहुंचा पाएगा? देखिए, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो जिसमें आदिवासी लोग भी बहुत हैं जी। जल, जंगल, जमीन जी। और मातृ, ये उनका स्वयं की भावना बहुत बड़ी है। कहना और करना बहुत बड़ी बात है जी। अगर आज एक आदिवासी महिला जी देश की राष्ट्रपति बन पाए, जी, क्योंकि जो आदमी जहाँ से आता है ना, वो चिंता करता है। जी। आप और मैं चाहे शायद अपने पैतृक गांव को छोड़ आए होंगे, लेकिन कभी कुछ करने की पावर आती है ना, यहाँ बैठकर भी सोचते हैं कि उनके लिए क्या किया। सही सी बात है। तो उस आदिवासी महिला को, जिसने जीवन में अनेक कठिनाइयों को देखा, उसको राष्ट्रपति बनाकर प्रधानमंत्री जी ने और देश की सरकार ने इस बात को क्लियर मैसेज दिया कि हम आपकी चिंता करते हैं। जिस तरह से जंगलों को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से वहां पर हो रहा है, आने वाले समय में रिजल्ट आपके सामने होगा जी। लेकिन कहना और करना बहुत अलग है। आज आदिवासियों को जो सम्मान की बात है, जो रोजगार की बात है, जो उनके हितों की बात है, उनके हितों को लेकर कानून बनाने की बात है, वो सब केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और आने वाले समय में उनके किए कामों का रिजल्ट ही मुझे लगता है जनता, जब रिजल्ट आएगा तो हमें देखने को मिलेगा। चलिए, आपको लगता है कमल खिलेगा दोनों जगह? जी बिल्कुल खिलेगा। मैं विकास की राजनीति पे विश्वास करती हूँ। विकास देश की जनता भी चाहती है, जाहिर सी बात है। विनाश से हर कोई बचना चाहता है। आप दिल्ली से सांसद हैं, पार्षद रही हैं, और आप जीत करके अब सांसद बन गई हैं। अभी जो है कुछ महीने बाद यूँ कहूँ कि चुनावी दस्तक दिल्ली की दहलीज पर है, दरवाज़ा खटखटा रही है। क्या लगता है इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति के साथ, किस तरीके की नीति के साथ और किस तरीके की नीयत के साथ कमल खिलेगा? 2013 तक शीला दीक्षित जी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री जी। दिल्ली जल बोर्ड 500 करोड़ प्लस 2015 में बनते हैं अरविंद केजरीवाल जी। 10 साल पूरा होने वाले। दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ माइनस। देश का इतिहास पहली बार दिल्ली की देश की राजधानी 4,000 करोड़ फाइनेंशियल डेफिसिट। प्रदूषण की छुट्टियां 2015 से लेकर 2024 तक कोई राशन कार्ड नहीं, लेकिन 4 नवंबर को अचानक स्टेटमेंट 19 नवंबर तक 90,000 राशन कार्ड बना देंगे। पहले क्यों नहीं बनाए? एक्स मुख्यमंत्री जो कि इस्तीफा देने पे कोर्ट ने जिनको एक तरह से इनडायरेक्टली कहा, क्योंकि उनको सेक्रेटरी जाने की पावर खत्म हो गई थी, फाइल साइन करने की पावर खत्म हो गई थी, भ्रष्टाचार करके एक्साइज पॉलिसी कमीशन 2% से 12%, 21 छुट्टियां 3 कर दी, लिकर पॉलिसी के लिए कंफर्मिंग एरिया, नॉन कंफर्मिंग एरिया कुछ नहीं छोड़ा। इस तरह की पॉलिसी बनाकर जब वो जेल में गए तभी कोर्ट ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, उन्हें हटना पड़ा। वो तो कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ और दोबारा से दिल्ली की सेवा के लिए आऊँगा। हरियाणा के बेटे थे जी, जाकर हरियाणा में बोला था ना मेरा बेटा, गोवा के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे जी। अभी दिल्ली भी बता रही। फिर अभी क्या होता है, बाहर आकर कमाल की बात देखी, मतलब कितनी अजीब बात है। वो उनका स्टेटमेंट आता है, मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को लेटर लिखा है, जब मैं सड़क पर गया तो मैंने देखा कि सड़कों का क्या हाल है। अरे भाई कमाल है, मतलब मजाक कर रहे हैं क्या? आप ही मुख्यमंत्री थे, आप ही की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आज मंत्री है, और आप आकर बता रहे हो मिनिस्टर को, यानी आप रोडों पर नहीं चलते क्या? दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आया कि हमारा मजाक बना रहे हैं, कि ये मुख्यमंत्री उस मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहा है कि अब सड़कों के गड्ढे ठीक कर दो। 2015 से लेकर अब तक 90,000 राशन कार्ड की कमी थी।
सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा होता है, 1,68,500 राशन कार्ड होने चाहिए थे, ठीक है। 90,000 राशन कार्ड नहीं बनाए। अब 4 नवंबर को इतनी बड़ी खबर अखबार में, रात दिन ऑफिस खुलेंगे और हम 90,000 राशन कार्ड बना देंगे। जो 15 दिन में राशन कार्ड बना सकते, क्या वो नहीं बना सकते? वृद्धों की पेंशन अब कर देंगे 3 महीने में। और उससे भी कमाल देखिए, मुख्यमंत्री स्पीच दे रहे हैं, लोगों ने कहा बिल बहुत आ रहे हैं पानी के, तो चिंता मत करो, फरवरी में मेरी सरकार आएगी तो मैं माफ कर दूंगा। ठीक है। तो ये भी कमाल है। देखिए कमाल बहुत सारे हैं और सारी पार्टियां करती हैं। जैसे इलेक्शन आते हैं बड़े सारे कमाल निकलते इतना हैं, बड़ा? शुरू होते नहीं, हैं, इतना लैपटॉप बड़ा बढ़ते कोई हैं, नहीं साइकिलें बढ़ती हैं, स्कूटियां बढ़ती हैं और पैसे बढ़ते हैं, साड़ियां बढ़ती हैं, कुकर और पता नहीं क्या क्या बढ़ते हैं। बहरहाल ये सारे शगुफे चुनावी, क्योंकि चुनाव जीतना है। सवाल वही है, 2 आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वापस अपने वर्चस्व की तरफ जा रही है, गेन कर रही है। दिल्ली में चुनाव होते हैं तो क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती आपको आम आदमी पार्टी सरकार से है या कांग्रेस से है? देखिए, आज दिल्ली की जनता का जो हाल है, जी। कोई वाली वारिस नहीं है उनका। आपको हैरानी होगी, कल मेरे पास फोन आया कि हमारे एरिया में पानी की लाइन नहीं है, वहाँ पे टैंकर से सप्लाई होती थी। जी। टैंकर के जो कॉन्ट्रैक्टर ने स्ट्राइक कर दी और पता किया क्यों कर दी, अरे हमारी पेमेंट नहीं हुई। मैंने दिल्ली जल बोर्ड के सी से, चीफ इंजीनियर से बात करी, एक लाइन टूट गई थी। जी। तो मैं कहा ये लाइन जोड़नी है, उन्होंने मुझे जवाब दिया पैसे नहीं है। अब दिल्ली की जनता देख रही है पीने का पानी गंदा, काला पानी। यमुना की हालत देख लीजिए, 10 साल के अंदर क्या हो गई। अगली बार नहाएंगे जी, अगली बार तो जरूर चलेंगे जी, और इस बार तो हो ही जाएगा जी। अब वो जी का क्या हाल होगा, वो क्या जवाब देने वाले हैं, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि पिछले मैनिफेस्टो पे वो क्या बोलने वाले हैं। तो आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए, बिजली के सरचार्ज 48%, आप अपना बिजली का बिल उठाकर देखिएगा, 48% फिक्स चार्जेस आपको जा रहे हैं। एक और कमाल की बात है, दिल्ली के अंदर 3 कंपनी बेसिकली हमें बिजली सप्लाई करती है। एक को टाटा ओन करती है और 2 को BSES यमुना और BSES राजधानी, उसको हमारी अनिल अंबानी जी की करती है। ठीक है। सेम रेट पे लेते हैं, सेम रेट पे देते हैं। आज टाटा प्लस में है और वो 26,000 करोड़ माइनस हो गई। कैसे हो गई? 26,000 करोड़। दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़। DTC के लोग पेंशन नहीं, मार्शल हट गए, और कंसल्टेंट दुर्गेश जी की पत्नी, सोमनाथ भारती जी के घर के लोग, इनके सारे रिश्तेदार 4-4 लाख की तनख्वाह पे। कमाल है। 42 करोड़ का शीश महल बन गया। 42 करोड़। वो जी वाला सवाल रह गया, जी ज्यादा भारी कि ए ज्यादा भारी? देखिए, जी को तो जी बनने का मौका मिलेगा ही नहीं। अच्छा। तो ये तो अब उनका जो खुद के लिए उन्होंने पटकथा लिखी है उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि जो कमीशन लिया है, किकबैक है, उनके गवाह है, वो दोषी करार होने हैं। अभी तो जमानत पे रिहा है। कमाल की बात है, ये जेल जाते हैं, जब जमानत पर रिहा होके आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे पता नहीं क्या बड़ा काम होके आ गया, और फिर पटाखे भी छुड़ाते हैं। वो कहते हैं आंदोलन, दिवाली में पटाखे छुड़ाते हैं, जिन लोगों ने भी छुड़ाते हैं। कमल जी, जिन लोगों ने भी आंदोलन किया वो सब जेल गए। वो फख्र से बात करते थे, तो इनको भी लगता है कि साहब हमने तो आंदोलन किया इसलिए हमें उसकी सजा मिली है, और अब बाहर निकले तो जाहिर सी बात है आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। भगत सिंह जी ऊपर बैठ के रोते होंगे जी कि किस आदमी के पीछे मेरी फोटो लगी है। तो भगत सिंह जी देश के लिए चले गए और इन्होंने खुद के लिए बर्बाद कर दिया। आम आदमी कहने वाला व्यक्ति अगर अपने घर में 12 लाख की टॉयलेट सीट लगा ले, 3 लेयर की सिक्योरिटी में चलता है, और आज भी उसे रहना था तो जाके अपने फ्लैट में क्यों नहीं रहे? क्यों एक राज्यसभा के सांसद का कोठी खाली करा के रह रहे? वो वैगन आज जो काली वो नीली वाली थी वो कहाँ चली गई? तो ये सब सवाल है, दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता समय आने पर जवाब देगी, दिया भी है। अगर आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, दोनों पार्टी ने गठबंधन किया और बड़े बड़े वोट दिल्ली के अंदर लगा दिए। ठीक है। क्या लगाए कि वोट का जेल का जवाब वोट से, ठीक है, दिया जनता ने। 7 सीटों पे बीजेपी जिता के बिल्कुल दिया। विधानसभा में क्या? सेम। चलिए, सवाल मेरे पास बहुत है लेकिन समय बहुत कम है। जाहिर सी बात है समय के दायरे में रहकर ही सारी बातें की जा सकती हैं, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। आपको देश न्यूज़ में और भी खबरें देखने। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये थी मेरे साथ कमलजीत सहरावत जी, सांसद हैं और बड़ी बेबाकी से, बड़ी सफाई से बात करती हैं, और पूरी उम्मीद है
कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ तो कमल खिलेगा ही, और आने वाले वक्त में दिल्ली में भी कमल खिलेगा। जनता तय करेगी कि किसको कहाँ खिलाना है और कहाँ मुरझाना है। फिलहाल मेरे लिए वक्त है समाप्ति का। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहूँगा। आप देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।